please take the stage and most welcome over here to share your views and ideas. अपने बारे में बताइए सबको, अपने प्रोफाइल के बारे में और your topic, your views for with everyone over here. जी, जय हिंद। आप लोगों को मैं सबसे पहले अपनी तरफ से बहुत सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है आपके हेल्थ के लिए। और निधि मैम को, निधि दी को, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, और सोनल मैम को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत दिनों से सोच रही थी कि कोई ऐसा मंच मिले जहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ और जॉब छोड़ करके किस चीज में आ गई हूँ, वो थोड़ा सा बताऊँ आप लोगों को। मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे पुणे में एक घर खरीदना था, और क्योंकि बहुत ही महंगा शहर है और हम बेसिकली बिहार उत्तर प्रदेश से हैं, और जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि जिंदगी भर भाड़े के घर में अगर रहेंगे तो बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान नहीं जा पाएगा, तो पहले घर को सेटल कर लेते हैं। तो इमाम ने और मैंने मेहनत करके थोड़ा इतना पैसा जमा कर लिया कि हम एक फ्लैट खरीद सके, और फिर पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई पे किया। तो पढ़ाई के लिए जब हम एडमिशन कराने के लिए निकले अपने बच्चों का, तो हमने देखा कि फी बहुत ज्यादा है, और उतनी फी के बाद जो बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, जब हम जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं और जब हम कंपेयर करते हैं उस एजुकेशन से, तो थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ कि फी बहुत ज्यादा है और एजुकेशन में बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद कराने पे ज्यादा जोर है। लॉजिक की, जैसे कि संजय सर ने बात कही, बहुत सही बात कही। हर क्लास में मुझे ऐसे लगता था कि मेरी बेटी को लॉजिक वाला आंसर देने नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आंसर चल रहा है बस। और वो क्वेश्चन आंसर भी कैसा कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया जाएगा, बच्चा कॉपी कर लेगा और उसको रट लेगा। तो जब मेरी बेटी छठी क्लास में गई तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही देख रही हूँ। तो बोलती मम्मा मुझे सब में A1 आते हैं। तो मैंने उसको कहा कि बेटा A1 तो सही है, लेकिन इसका हमारी जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो तुम्हें समझ में आ रहा है? तो बोलती है मम्मा एग्जाम होते हैं, उसमें पास होना होता है, तो मेरे 90+ मार्क्स आ जाते हैं, तो यही मुझे समझ में आ रहा है। तब मैंने उसको बोला ऐसा नहीं होता है बेटा, एक सवाल का हर बच्चा अपने हिसाब से अलग आंसर भी दे सकता है, सिर्फ कीवर्ड होना जरूरी है। तुम तो उसी आंसर को जो टीचर ने लिख के दिया है वो तुम रट रही हो, फिर तुम लकीर की फकीर हो जाओगी। तुम्हें अपने आइडियाज को यूज करने का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, और फिर जब तुम लकीर की फकीर होगी तो तुम ना तो अपनी जिंदगी में कुछ चेंज ला पाओगी, आगे जब बढ़ोगी परिवार बनाने की तरफ, वहां पे जब बच्चा कुछ ऐसी चीजें बोलेगा जो तुम्हारे लकीर से अलग होगा तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। और तुम आगे चल के अभी तो ये डिस्कशन हम नहीं करेंगे कि शादी करेगी कि नहीं करेगी, परिवार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, लेकिन खुद को तो संभालेगी। तो उसके आसपास जो लोग कुछ भी बोलते रहेंगे वो बस नीचे मुंह करके उसको फॉलो करती जाएगी। तो एजुकेशन का क्या यही पर्पस है? फिर मैं और इमाम बैठ के बहुत डिस्कशन किया हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि इसको ऐसे स्कूल में डालते हैं जहां पे लॉजिक बेस्ड आंसर्स बच्चों के मुंह से निकलवाया जाए। तो फिर आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो उसमें से जब सदफ ने का स्कूल हमने चेंज कर दिया और सदफ स्कूल में गई, तो उसमें पहला रूल ये था कि क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पे दिए नहीं जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की कि क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे नहीं दिए जाएंगे, तो बच्चा अपने अपने व्यू के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये बहुत एक ग्रैंड चेंज उसके एजुकेशन में आया हमारे डिसीजन से। और ये सब चीज मैं कब कर पाई? जब मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं भी उस सिस्टम में मुझे जो समझाया जा रहा था मैं कर रही थी, और मैं अपने बच्चे पे की इस चीज को पकड़ नहीं पा रही थी कि इतनी गुमसुम सी अजीब सी क्यों रहती है। तो मैंने जब पूछा उससे कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो कहती प्रेशर बहुत है मम्मा, एंजॉय नहीं हो रहा है। तो स्कूल सिस्टम में अगर बच्चे को, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 5वीं क्लास तक मुझे कोई प्रेशर नहीं था। मैं दिन भर कूदती रहती थी मोहल्ले में, गली में, सब जगह, और सारे रिश्तेदारों से बातें करती रहती थी, समझती रहती थी, और उसके बाद भी मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो प्रेशर जैसी चीज नहीं थी। तो मैंने उसको पूछा तुम्हें किस चीज का प्रेशर है? तो कहती है मम्मा हम पढ़ते कम है और एग्जाम ज्यादा देते हैं।
और ये बात सिर्फ मेरी बेटी ने नहीं कही, ये बात मुझसे हर बच्चे ने स्कूल में पूछा कि टीचर अभी तो 1 महीना हुआ था, 4 टॉपिक पढ़ी ही कि एग्जाम आ गया। तो एग्जाम का प्रेशर है बच्चों के ऊपर, और अगर उनकी छोटी सी एज में हम उन्हें जिंदगी जीने नहीं दे रहे हैं, प्रेशर बना के रख रहे हैं, तो राष्ट्र में कैसा निर्माण करेंगे ये बच्चे बड़े होकर के। यहाँ पे फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब कुछ ऐसा लाइफ स्किल क्लासेस थोड़ा शुरू करनी चाहिए, जहाँ पे बच्चों को समझाना है कि एंजॉय करके करो, भले ही तुम्हें नंबर कम आ जाए चलेगा। तो मैंने उसको पूरी छूट दे दी कि तुम ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9 एंजॉय करना सीखो, स्टडी को नहीं हो रहा है बंद कर दो, जो तुम्हें करना है वो करो, ताकि तुम ये जो जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उसका ये पहलू कि जिंदगी खुश होने के लिए दी है, इसको तुम कब नोटिस करोगी? जब तुम जिम्मेदारियों से दब जाओगी तो कैसे इसको करोगी? तो ये अभी तुम्हारी एज है एंजॉय करने के लिए। ग्रेड 9 तक हम लोगों ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया, उसको बिल्कुल भी पूछा नहीं कि किसमें कितना मार्क्स आ रहा है, क्या सिर्फ पूछते थे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, टीचर जो पढ़ा रही है उसका आंसर क्या अपने हिसाब से तुम दे पा रही हो। तो 3 साल हमने उसको इस चीज पे लगाया, और सेम अपने बेटे के साथ भी हमने फिर उसको उसी स्कूल में डाला। और ये चीज है कि अब बुक रीडिंग की आदत बच्चों में होनी चाहिए बचपन से। तो इनके स्कूल में एक चीज है कि वो सप्लीमेंट्री बुक्स, बहुत सारी बुक के डायरी के पीछे लिस्ट है बहुत सारे ऑथर्स की, जिसको ये अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये सब ड्रास्टिक चेंज जो एजुकेशन में बच्चों में आया, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि मैं बेसिकली स्कूल टीचर हूँ, और ये मैंने चुना है। मुझे मास्टर करने के बाद मुझे कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर्स ने कि 2 साल में तुम्हारी पीएचडी हो जाएगी, अच्छी फैकल्टी बन सकती हो। तो मैंने बोला सर, टीचर का काम ही राष्ट्र निर्माण करना होता है, आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स इस लेवल पे कर रहे हैं, मुझे स्कूल लेवल में नन्हे से कोमल से बच्चों के मन को छू करके आगे बढ़ना है। तो और मुझे पता है कि जब भी मेरी शादी होगी तो मेरा शौहर अच्छे पैसे कमा रहा होगा, तो इतना पैसे की जरूरत भी नहीं होगी कि मुझे प्रोफेसर ही बनना पड़े। जेंट्स लोगों को तो एक मजबूरी होती है, उनको उस लेवल पे भी जाना ही होता है, क्योंकि फैमिली की पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे होती है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मैं अभी इंडिया की ऐसी इंडिया में हूँ और बीवी के रोल में जाऊंगी, जहां पे मेरे कंधे पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे अपने देश के लिए छोटे बच्चों के साथ कुछ काम करना चाहूंगी। कुछ नहीं तो एक चिंगारी तो लगा ही दूंगी कि जो हम पढ़ रहे हैं रट्टा वाला चीज, ये सही नहीं है। तो इस जनरेशन के बाद वाली मेरी बच्चों की जब जनरेशन आएगी तो वो अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन नहीं लेने देंगे, या इतनी सी कोशिश थी मेरी। अब राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं पीपीटी शेयर करने की इजाजत चाहूंगी। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ जी। जब आप पीपीटी शेयर कर लोगे ना मैम, आप मुझे वापस होस्ट बना दीजिएगा, ठीक है? आपको आता है ना करना? मैं चेक कर। मैम पीपीटी शेयर करने के लिए यहाँ से एक परमिशन होती है ना, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेट। नहीं, आपको मैं होस्ट बना दूंगी। हाँ जी। You will have the right to share the PPT. Yes. So after you share the PPT, you can make me the host again. Okay. Okay. हाँ। आप लीव मत कीजिएगा, ये याद रखिए। अगर आप लीव कर दोगे ना तो वहां से लाइव चला जाएगा। भी वेरी नहीं, लीव नहीं करूंगी मैं। ओके जी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है। नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगी अगर मुझे कुछ ऐसा लगा। अभी आप होस्ट हो, यू हैव द राइट टू शेयर द पीपीटी। जी। शेयर स्क्रीन में नीचे। हाँ जी। यस। तो ये है यस, ये 2 बार क्लिक हो गया शायद, 1 मिनट। ये आप लोगों को दिख रही है पीपीटी? नहीं, अभी नहीं। हाँ, यस। इसको ऊपर कर देती हूँ। तो ये मेरा टॉपिक है और मैं शुरू करूंगी यहाँ से कि कहते हैं कलम से बड़ी तलवार नहीं होती, हमारे युवाओं की शिक्षा से बड़ी ललकार नहीं होती। आज चंद्रमा पर तिरंगा लहराया है हमने, कल विश्व का कोई कोना नहीं बचेगा जहां मानवता की जय जयकार नहीं होगी। तो एजुकेशन का ये मकसद है कि मानवता की जय जयकार हमें करानी है बच्चों से, और यहाँ से शुरुआत होगी खुद से, कि बच्चा ये फील कर पाए कि मैं ह्यूमनॉइड नहीं हूं, मैं मशीन नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं जिसके अंदर इमोशन है, और इमोशन से लेकर के जिंदगी कैसे जीनी है। तो यहां से राष्ट्र निर्माण की बात है। तो पहला, दूसरी स्लाइड राष्ट्र की है। अभी मैंने रिसेंट पढ़ा, मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाऊंगी कि
ऐसी बात चल रही है, ओवरलैप का सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्ष और ये सब, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर राष्ट्र का निर्माण हमें करना है, राष्ट्र है क्या, तो एक ऐसा भूखंड जो संस्कृति, सभ्यता, भाषा, परंपरा को अपना करके एक साथ इकट्ठे चलता है, जोड़ कर रखता है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। तो अगर धार्मिक राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा हमारा देश तब भी, और वसुधैव कुटुंबकम जिसको गांधी जी ने जो टर्म दिया था वो होगा तब भी। तो क्या होगा अगर धार्मिक राष्ट्र है? तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि अगर धार्मिक हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुझे तो ये बात, हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि अगर हम धार्मिक हैं तो हम बड़े मार्मिक हैं, और बहुत मार्मिक हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो यहाँ पे है कि अगर धार्मिक राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू प्रधान राष्ट्र हो जाएगा भारत, तो भी बच्चे कैसे काम करेंगे, युवा कैसे काम करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है और इधर भी है। वसुधैव कुटुंबकम होगा ही, ये धर्म से ही लिया गया है। त्याग प्रधान देश होगा हमारा देश, क्योंकि ये श्री राम और सीता की भूमि है। उन्होंने तो पूरा राजपाट त्याग दिया था मानवता को बचाने के लिए। जाति मुक्त राष्ट्र होगा। आप देखेंगे श्री कृष्ण जी और पांडवों की जो कोलैबोरेशन था, उसमें जाति कहाँ थी? अगर हम जातिवाद करेंगे तो यहाँ पे वो तो यदुवंशी थे और वो लोग सब क्षत्रिय थे, तो जाति का कोई कॉन्सेप्ट धर्म दे ही नहीं रहा है, मानवता का दे रहा है। तीसरा, प्राचीन कालीन हिंदू राष्ट्र अगर हम बनाएंगे अपने देश में, तो उनका मूल मंत्र था सर्वधर्म संभव। गौतम बुद्ध ने सर्वधर्म संभव सिखा दिया, बौद्ध धर्म इंट्रोड्यूस किया। धर्म अब नाम हमें दिखता है, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स जितने हैं वो सारी मानवता की चीजें सिखाते हैं। माँ बाप का कहना मानिए, अच्छाई पे चलिए, झूठ नहीं बोलिए, झगड़ा मत लगाइए, ये सारे कानून है। आगे है कि मानवता प्रधान राष्ट्र जो होगा, आप देखिए सभी अवतारों में जो भी भगवान के अवतार आए हैं, उन लोगों ने हमेशा दुष्ट प्रकृति का नाश किया है। उन्होंने कभी अच्छे प्रकृति के लोगों को कभी परेशान नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा राष्ट्र निर्माण होने वाला है अगर ऐसा है राष्ट्र तब भी। और फिर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान, जो उनकी पूरी टीम ने मिलकर, और हमारे भारत के इतने साल के स्वतंत्रता संग्राम का जो योगदान है, उसके बाद जो संविधान सामने आया, तो अब हमें उसके पीछे नहीं जाना है। ये राष्ट्र निर्माण में बच्चों को इनकलकेट करना है कि 75 साल जब हम वहां से चले हैं आज, तो वापस से फिर वही गलती दोहरा के अगला 75 साल हमें वेस्ट नहीं करना है। हमें अब आगे बढ़ना है और इन सब चीजों को, मिसकंसेप्शन जो है उसको नहीं एक्सेप्ट करना है। इतना लॉजिक डेवलप करना है हमें बच्चों के दिमाग में। और दूसरा है कि अगर ये वसुधैव कुटुंबकम धर्मनिरपेक्ष राज्य ही रह गया, पॉलिटिकल चेंज तो मुझे पता नहीं आगे चल के क्या हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि कुछ भी चेंज हो जाए, एजुकेशन का जो मोटो है वो नहीं चेंज होगा। तो मानसिक शांति होगी, देश प्रेम होगा, कर्म प्रधान होगा देश। जो हम बोलेंगे कि मैं 5 बच्चों के अंदर राष्ट्र निर्माण की भावना भर दूंगी, तो वो मेरा स्मार्ट गोल होगा कि मैं भरूंगी। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ और बच्चों से सिर्फ फीस ले रही हूँ पढ़ाने का, जो मैं लाइफ स्किल क्लासेस लेती हूँ। ये मैं करूंगी। और किस तरह से करूंगी? पहले मैं खुद को, उनको दिखाना है मुझे कि तुम्हारी टीचर ये करती है बेटा, तो तुम्हें करना है ये। और ये अच्छी चीज है, इससे कोई नुकसान नहीं है, ना तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान है, ना तुम्हारे एजुकेशन को नुकसान है, ना तुम्हारी पर्सनालिटी को कोई नुकसान होगा। इससे सब फायदा ही होगा। तो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, जब हम अच्छी चीजें सीखते हैं ना बेटा, तो भगवान एक स्टार हमारी पर्सनालिटी को दे देता है। और फिर जब कभी हम जिंदगी की राहों में भटक जाते हैं, तो वो स्टार्स हमें रोशनी दे देते हैं आगे चलने के लिए। तो हमें वो स्टार गेन करना है। एकेडमिक से जो स्टार है वो तो सिस्टम है, वो उसको हम नहीं अभी कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो रहने दो। तुम इधर ये ध्यान देते जाओ कि स्टार वो वाला कैसे तुम्हें ऐड करना है जो तुम्हें हमेशा अंधेरे में रोशनी दिखाएगा। और बच्चे उन्नति के लिए इच्छुक होंगे, लेकिन कैसी उन्नति? क्या सिर्फ फाइनेंशियल उन्नति के लिए होंगे, या बीच बीच में उन्हें रियलाइज होगा कि हम पैसे कमाने की मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे सेंसेशंस हैं, हमारी इमोशंस हैं। ये चीज बच्चों के अंदर भरनी है। धर्म और जाति की समानता। एक ही क्लास में मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्रों में सब धर्म के लोग हैं, और मुझे सब धार्मिक प्लेस पे जाने को मिलता है, और मुझे बिल्कुल शांति वैसी ही महसूस होती है जितना मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने से होती है। और ये बहुत बड़ी चीज है, ये बच्चों के अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि मैं गुरुद्वारे में भी आंख बंद करके बैठूं तो आई एम कनेक्टिंग टू माई
दी ऑलमाइटी। अगर मैं मंदिर में भी बैठ जाऊं, मेरे सोसाइटी में शिव जी का मंदिर है, अभी गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन चल रहा है और मैं उसमें पार्ट ले रही हूँ, बच्चों को कुछ दुपट्टा ड्रिल वगैरह सिखा रही हूँ। तो मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ, हम यहाँ क्यों आते हैं बेटा? तो बच्चों को बेचारे इतने मासूम होते हैं, बोलते ढोल ताशा बजाने आते हैं। मैंने बच्चों को कहा नहीं, हम ब्लेसिंग्स लेने आ रहे हैं। जो गणपति हैं उनके अंदर सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा होती है, हम स्टोर कर लेंगे जो साल भर हमें यूज हो जाएगी। ये मोटो है यहाँ पे आने का। तो ये चीज अगर मैं मैसेज दे रही हूँ और बच्चे थोड़ा सा भी समझ रहे हैं उनके टेंडर एज में, तो मेरी मेहनत साकार हो जाएगी। और फिर मानवता प्रधान राष्ट्र, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश और घृणा मुक्त समाज चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारे देश का पॉपुलेशन है वही हमारी ताकत है। बचपन में एक कहानी सुनी थी हमने, किसान था जिसको 5 स्टिक्स थे, उसने एक एक स्टिक दिया, टूट गई जल्दी जल्दी। जब उसने 5 स्टिक सबको दिया तो नहीं टूटी। और वो कहानी आज तक याद है। और इसलिए कितना भी लेवल कहीं भी पहुंच जाए हमारी लाइफ का, हमारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भाई बहन कभी झगड़ा नहीं करते सिर्फ इस कहानी को याद करके कि सबकी लाइफ अलग है, सबके चैलेंजेस अलग है, तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब फैमिली में बच्चे ये देखते हैं कि यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है, तो वो फिर उसको स्टेट लेवल पे, उस फ्रेंडशिप को उसको नेशनल लेवल पे ले जाते हैं। तो वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं, जारी है। और इस तरह से राष्ट्र का निर्माण हमें बच्चों को एक सही रास्ता दिखाना है कि ऐसे करना है बेटा राष्ट्र का निर्माण। ऐसा ना हो कि कल कोई आए तुम्हें 10 लाख रुपए दे और तुम उसको देखो और तुम भूल जाओ कि कैसा राष्ट्र का निर्माण करना है। ये चीज नहीं करना है। तो ये था। और यहाँ पे भारत के इतिहास का यहाँ पे है कि जितने भी अधिनायक आए हैं उन्होंने सबने विद्या परम धर्म का ही स्लोगन दिया है और अपने अपने एक्शन से उन्होंने दिखाया है कि जो जिसने विद्या ग्रहण की है उसका एक्शन कैसा होता है। तो तेरे स्वर्णिम इतिहास से सीखा हमने, मकसद धर्म से कर्म का, शंखनाद हर धर्म है करता, मानवता के मर्म का। और जो मैंने अभी राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या क्या भूमिका है, मुझे बहुत खुशी हुई ये टॉपिक जब मुझे मिला तो मैंने थोड़ा सर्च किया। तो मैंने बहुत सारे युवाओं को जो 25 साल से 30 साल के बीच हैं और जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से मैं कुछ नाम लूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उनकी एजुकेशन सिस्टम उनको कहाँ ले जा रही है। वो बच्चे हैं श्री लक्ष्मी सुरेश, 25 वर्ष की हैं और उन्होंने 6 साल में वेब डिजाइनर बन गई थी वो। तो ये जो एजुकेशन, हम जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो बच्चे ले रहे हैं हमारे देश में। और कहाँ कहाँ ले रहे हैं ये देखिए। त्रिशनीत अरोड़ा हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी और उनकी एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसके सीईओ वो 29 साल में बन गए। और बाइजू रविंद्रन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने बाइजू के जरिए बहुत सारे बच्चों को जहां पे बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही वहां पे कम से कम कॉन्सेप्ट डिलीवरी तो पहुंचा दे रहे हैं। तो वो बच्चे जो समझ नहीं पा रहे थे, अच्छे टीचर का जहां अभाव था, वहां टीचर्स पहुंच जा रहे बाइजू के जरिए। तो यहाँ पे मैं इसकी सिर्फ यही खूबी देख रही हूँ। और एक है बच्ची है साहिथी पिंगाली, जिसने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके जरिए लेक्स क्लीन कर दी जाएगी हमारी कंट्री में जो लेक्स हैं। और एक बच्चा है सिद्धार्थ मंडाला, 17 साल का, उसने ऐसा इलेक्ट्रो शूज बनाया है कि जिसे जब लड़कियां पहन लेंगी तो उसमें ऐसे कनेक्शंस हैं कि उसका जब ऐसे सिचुएशन में वो फंसेगी, रेप की सिचुएशन में, तो जो हार्ट बीट्स बढ़ती हैं और नस में थोड़ी घबराहट होती बच्चों को, उसको वो कैच करके पेरेंट्स को बता देगा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, वो जहां कहीं भी है। तो सिक्योरिटी और पुलिस में भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए उसने 17 साल की उम्र में बना दिया और यहाँ पे एजुकेशन को रॉक करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज है। और लास्ट जो मेरी स्लाइड है कि जो मैंने बताया कि युवा कैसी कैसी भूमिका निभा सकते हैं, मैंने इसको 3 रंग में दिखाया है। यहाँ पे केसरिया, यहाँ पे सफेद और यहाँ पे हरा रंग, हमारे तिरंगे का रंग। तो यहाँ पे भूमिका ये होगी युवाओं की कि युवा का जो धर्म है
वो उनको मर्म तक ले जाएगा, मार्मिक बनाएगा, बहुत ही टचिंग इंसान बनाएगा कि वो समझ पाए कि जो तकलीफ मुझे हो रही है इस चीज से वो सामने वाले को भी हो सकती है। इतना धर्म का इस्तेमाल है। और शिक्षित होना उसका टारगेट है। स्मार्ट गोल्स जो बच्चों को आज सिखाए जा रहे हैं स्कूल में कि आपको कैसे शिक्षा को अपने लाइफ में इम्प्लीकेशंस कैसे करना है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो आप उसको क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि शिक्षा में एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ मेरी एजुकेशन से लेके आज तक में, वो मुझे कहना है कि हम एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी तो बहुत पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन हम ह्यूमन सेंसिटिविटी क्यों नहीं पढ़ा रहे। जब बच्चे झगड़ा करते हैं तो हम कहते हैं बच्चे झगड़ रहे, बच्चे झगड़ रहे, और हमने पिछले 20 सालों से हिस्ट्री की किताब में सिर्फ झगड़ा पढ़ाया है। तो जब बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पूछते हैं टीचर अच्छी चीजें भी तो की होगी इन लोगों ने, ये झगड़े ही क्यों पढ़ाते हैं हमें। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। उस टाइम मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा इसको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लो और ये समझ लो कि हमें झगड़ा नहीं करना है, ये अच्छी चीज नहीं थी, इतना मैं उनको समझा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन सेंसिटिविटी का एक सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए। ये मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पेपर लिखा था, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया है। अब अगर पढ़ा गया होगा और उस पर काम किया गया होगा तो शायद आए आगे चल के। और स्वावलंबन की भावना की एजुकेशन से बच्चों को ये सुकून रहे कि जब मैं ये एजुकेशन लूंगा तो आने वाले जमाने में जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ा उठा पाऊंगा। और हर बच्चा, लड़का लड़की, ये सब बीच में नहीं आना है। हर बच्चे के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बेटे के ऊपर भी होती है। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है और हर मजहब में है। मैं मजहब को थोड़ा पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत। गीता और इन सब से नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जब पंडितों का और उन लोगों का जब कुछ ऐसा बहुत अच्छा स्पीकर में जब वो लोग आते हैं और वो बहुत मॉरल साइंस पे बातें करते हैं तो मैं उसको जरूर सुनती हूँ। तो हाँ, कहा जाता है कि जब हम मरेंगे तो हमसे सवाल किया जाएगा कि जो बेसिक आपको फैसिलिटी दी गई थी क्या उतना भी लौटा के आए हैं दुनिया में। अगर माँ बाप ने हमें पाला है तो क्या उनकी खिदमत बुढ़ापे में की है। अगर देश की धरती ने आपको खाना पीना रहना एजुकेशन प्रोवाइड किया है तो क्या उतना निभाया है आपने। ये सब सवाल पूछे जाएंगे डे ऑफ जजमेंट पे। तो ये चीज बच्चों को भी पहुंचाना चाहिए कि तुम इधर उधर भटको मत, तुम्हारी लाइफ का बड़ा प्यारा सा टारगेट है, अपने टारगेट पे चलो। ये चीज समझाना है बच्चों को। और राष्ट्रहित का निर्णय लेने वाला जो बच्चा है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट्स को टच करेगा तो पूरे राष्ट्र का जो हम सर्वांगीण विकास कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो उसको विज्ञान में भी अभी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, तुम ह्यूमैनिटीज पढ़ रही हो। ये फीलिंग उनके अंदर से निकालना है और उनको समझाना है कि अगर सारे बच्चे साइंस पढ़ लेंगे तो ह्यूमैनिटीज कौन पढ़ेगा बेटा। और फिर ये सब चीजें जो हर सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू होती है और ऊपर वाले ने खुद बना के डाली है इंसानों के अंदर। तुम्हें सिर्फ पहचानना है कि तुम्हारे अंदर कौन सी वाली वैल्यू डाली है, साइंस की डाली है कि मैथ्स की डाली है कि ह्यूमैनिटीज की डाली है। ये बच्चों के ऊपर थोड़ा छोड़ना है। ग्रेड 10 तक वो खुद बोलते हैं कि मुझे साइंस पढ़ना है। जैसे मेरी बेटी कहती है मुझे ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी बहुत इन्फ्लुएंस करती है मम्मा, और मेरा बेटा कहता है मुझे मैथ्स इन्फ्लुएंस करता है। तो ये बच्चों के मुंह से आने देना है। हमें नहीं बताना है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, एक बेटा मेरा इंजीनियर बन गया तो दूसरा साइंटिस्ट बन जाएगा, ये हम नहीं बताएंगे। ये बहुत बड़ी चीज पेरेंट्स की ड्यूटी है जो मैं अभी कर रही हूँ। आगे उसी लाइन पे रहूंगी। दुआ करती हूँ हमेशा कि ऐसे ही चलूं, मेरी भी लाइन ना बिगड़ जाए। समानता और सामंजस्य बनाना है, अधार्मिक और मार्मिक होना है, शांति का निर्माण करना है। हिंसा बुरी आदतों का स्वयं से नाश करने को कहते हैं। हिंसा अगर हम शब्द यूज करेंगे तो इसका यूज ये है कि डेली हम 10 तरह के लोगों से मिलते हैं, हम वाइब्स कैच करते हैं, उसमें से कितनी वाइब्स हमने खराब कैच की है उसको क्लीन करना है। तो वो जो क्लेनलीनेस है उसको हिंसा का टर्म देना है हमें, ये चीज ध्यान रखनी है। और सर्वधर्म संभव की भावना हमेशा बना के रखनी है और कोशिश करना है कि हर धर्म का बच्चा एक दूसरे का फ्रेंड बने, ताकि वो उनको समझें, किसी के द्वारा ना समझें कि हिंदू धर्म में ऐसे होता है, क्रिश्चियन में ऐसे होता है। जब हम फ्रेंड्स बनेंगे ना तो हम एक बॉन्ड में कनेक्ट होते हैं, तो हमें समझ में आता है जितना रिस्पेक्टफुल मेरा मजहब है मेरे दोस्त का भी मजहब उतना ही रिस्पेक्टफुल है। और ये चीज डेवलप होनी चाहिए। हमें उन्हें रोकना नहीं है कि नहीं यहाँ फ्रेंडशिप नहीं करनी, वहां नहीं करनी है, नहीं, ये तो उनको बांधने का जरिया है ना, तो हम बांधने का जरिया ही क्यों तोड़ेंगे, ये नहीं करना है पेरेंट्स को। और मातृ प्रेम, भ्रात प्रेम, मतलब जो हमारा माँ से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो हम भाई से जरूर मोहब्बत करते हैं,
ऐसा हम नहीं करते कि माँ से मोहब्बत करते हैं और भाई से नफरत है हमें। तो अगर हम देश से मोहब्बत कर रहे हैं तो हमें अपने जो आसपास हमारे देशवासी हैं, कम से कम पास पड़ोसी हैं, सोसाइटी में जो रहते हैं, उनके लिए प्रेम की भावना हमें होनी चाहिए। और प्रेम का मतलब यही है कि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जितना दर्द मुझे किसी चीज से हो रहा है उसको भी हो सकता है। बस इतना सा अगर सोच लेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू समझ में आएगी। और अहिंसा हमारी परंपरा है, इसको भूलना नहीं है। बड़े बड़े नेता लोग आए, उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और उनकी सारी टीम, उन्होंने सिर्फ आह्वान किया कि अहिंसा से हमारा देश बनेगा, लेकिन उनकी टीम के सारे मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया कि आप सही कह रहे हैं। ऐसी टीम चाहिए कि परंपरा जो है हमारी अहिंसा, उसको हम बनाए रखें। और इस तरह से जो युवा है, वो युवा है कौन, यहाँ पे भी बहुत डिस्कशन है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 15 से 24 साल के लोग युवा हैं, लेकिन मैंने अभी कल ही मैंने चचा को अपने बताया कि मैं इस टॉपिक पे बोलने वाली हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको मैं बता दूं कि युवा है कौन। तो मुझे बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने भेजा। उन्होंने मुझे जो मैसेज शेयर किया, उस राइटर का नाम मैं भूल गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो अपनी सोच में निरंतर प्रगति कर रहा है और जो बुरा है उसको छोड़ने का और अच्छाई को अपने अंदर डालने के ऊपर काम कर रहा है, वो युवा है। तो इसकी कोई एज नहीं है। इस एज में 60 साल के लोग भी आ सकते हैं, 45 के भी आ सकते हैं, 20 के भी आ सकते हैं, 25 के भी आ सकते हैं। तो वो निरंतर प्रगतिशील होना है युवा को। तो अगर मैं भी निरंतर प्रगतिशील हूं तो मैं युवा ही रहूंगी 60 साल तक, 65 साल तक। तो जैसे सर कह रहे थे अभी कि मैं बुजुर्ग हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो बुजुर्ग नहीं है, वो भी युवा हैं। और शारीरिक युवा है, अगर शारीरिक नहीं है तो मानसिक तौर से तो युवा है, अच्छाई को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आजीवन विद्यार्थी हैं, जो लाइफ टाइम लर्नर्स जिसे हम कहते हैं। जिंदगी तो बहुत बड़ी टीचर है, ये सारे लोग बोलते हैं। तो टीचर है तो हम सीखेंगे, तभी तो जिंदगी हमारी टीचर बनेगी। तो लाइफ टाइम लर्नर है। और जीवन हमारी पाठशाला है, कर्म हमारा पूजा है, धर्म हमारी शांति है और प्रवृत्ति हमारी सकारात्मकता है। तो ये सारी चीजें युवा को मैं अपनी तरफ से गाइड करने के लिए कर रही हूँ और मैं अपनी जिंदगी में उतार रही हूँ, ताकि मेरे बच्चों को ये दिखे कि मम्मा सिर्फ बोल नहीं रही है, कर भी रही है काम इस चीज पे। तो यहाँ तक था। और मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंच पे आप लोगों से मिलके, और सर की भी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद। आई थिंक मैम आप होस्ट बनिए। नहीं मैम, एक मिनट। नहीं, अभी नहीं। फॉलो होस्ट वीडियो ऑर्डर। अभी नहीं, वो आया नहीं। इंडिकेशन आएगा मुझे। ऊपर ब्लू कलर का आइकॉन है ना, वो आइकॉन पे आप प्रेस कीजिए तो मेक होस्ट आएगा वहां पे। मैम यहाँ पे व्यू गैलरी आ रहा है ना, उसमें स्पीकर आ रहा है, आया आपको? नहीं, आपको मेक होस्ट आ रहा है नीचे, मेक होस्ट। आपको मेरे इस पे क्लिक करना है और आपको वहां पे डालना है मेक होस्ट। वो पे क्लिक कर दीजिए, मेक होस्ट। क्लिक ऑन माय स्क्रीन। मैम आपके स्क्रीन में ना सिर्फ लाइव और फेसबुक आ रहा है, और ग्रीन कलर का एक वो आ रहा है। नहीं। एक मिनट, किसी की हेल्प ले लीजिए आप। एक मिनट। जहां पे ये है पार्टिसिपेंट्स है, हाँ, पार्टिसिपेंट में भी आप जा सकते हो। देखो आप, इनवाइट नहीं है, उसमें भी नहीं है। मैं मोबाइल में ये दिखता है, लैपटॉप में नहीं दिख रहा है। हाइड सेल्फ व्यू फुल स्क्रीन। लैपटॉप जी, लैपटॉप में ये नहीं दिख रहा है। लैपटॉप पे तो सामने ही है, एकदम सामने आपके स्क्रीन पे। हाँ जी आ गया, हाँ जी आ गया। आया? नहीं, अभी नहीं आया। यस। सो यस, या थैंक यू। या यू वेलकम मैम, थैंक यू। सो हाँ, तो बिफोर आई गो ऑन टू द अदर स्पीकर, मुझे आपकी 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ा और अपने बच्चों पे ध्यान दिया। डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ इससे। मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी, बच्चों के लिए ही छोड़ी, बिकॉज जो स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा था वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, और मुझे ये था कि मैं अपने बच्चे को वो सारी चीजें दे पाऊंगी जो
एक एडुकेटेड मदर दे सकती है। जी एडुकेटेड का ये मतलब नहीं है कि वो साहब एमएससी और फिलोसफी डिग्री। एडुकेटेड का मतलब है कि तुम्हें अच्छाई और बुराई की सोच है और तुम वो बच्चों में अपनी डालना चाहते हो। जी सो आई हैट्स ऑफ टू यू कि आप अपने आप को कभी डिग्रेड मत कीजिए कि आपने जॉब छोड़ा है। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं मुझे ये चीज कि मैम आपका तो कैरियर अप डाउन रहा है, तो मैं उनको ये नहीं कहती हूँ कि अप डाउन रहा है, बच्चों में इन्वेस्ट किया है मैंने। आज जी मेरे बच्चे स्टैंडिंग पोजीशन पे है, लाइफ में सेट है, तो इट्स नॉट वेस्ट। जी एंड जिस तरह से आप रिश्तों की भी बातें कर रहे थे, डेफिनेटली मतलब आज इस मंच पर जिस चीज की जरूरत थी आपने वो सारी बातें की। थैंक हैट्स ऑफ टू यू मेरी थैंक यू जुबान मैम। बनने के लिए, मेरी थैंक आवाज बनने के लिए। मैंने दिस इज एक्चुअली थोड़ी सी दिस इज कोशिश की है निधि दीदी के संस्कारों को डालने की इसमें, और इमाम बहुत तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि निधि दीदी से मिला करो और उनसे बातें किया करो। और मैं एक बार मिली उनसे और मैंने उनको मतलब एब्जॉर्ब करना जिसे होता है वो मैंने किया। आप ये देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए आपके, आप जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मुझे जुड़ा हुआ दीदी के थ्रू। जी मतलब जैसे मेरे विचार है, मेरी सोच है, जैसे मेरा परसेप्शन है एजुकेशन को लेके, मेरे उन्हीं के साथ ही जुड़ा हुआ। जबकि जी मेरे ग्रुप में और भी मेंबर्स थे, वो कहते थे मैम हम भी आना चाहते हैं। ऐसे नहीं, ये मंच अलग है, ये मंच में तुम नहीं फिट होते हो, ये मंच टोटली अलग है। जी तो इस मंच पे आज जिस चीज की जरूरत थी, जिस बातों की जरूरत थी कि हमें ये चीजें इंकॉर्पोरेट करनी है, किस तरह से इंकॉर्पोरेट करनी है। जैसे आपने फ्रेंड्स की बातें की, आपने बच्चे को ये बुद्धि कहते हैं ना, जब हम कहते हैं सद्बुद्धि सही मार्ग पे चलाने की, तो सद्बुद्धि इंसान अपने खो बैठा है। जी इंसान को अपनी सद्बुद्धि पहले लानी पड़ेगी, तब जाके वो बच्चों पे डाल पाएगा। जब खुद ही इतने भटके हैं और वो बच्चों में डाल पाएंगे, तो मतलब वो क्लीनलीनेस जो एक सिस्टम है अपने आप को क्लीन करने का, वो उनको अपने जागृत करनी पड़ेगी। जी वो भागे जा रहे हैं, दौड़ में भागे जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता चला उनके द्वारा क्या चीजें ऐसे हो रही है। वो बच्चा देख रहा है, चाहे वो बच्चा घर में हो, सोसाइटी में हो या क्लास में हो। जी तो इट इज वेरी इजी टू गो ऑन द सेशन, स्पीकर बनना, बोल के आना, बट आर यू एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इन द लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल? जी जैसे मैं अपने आप को कहते हैं मैं लाइफ स्किल्स एकेडमिशियन हूँ। तो लाइफ स्किल आप वो हो तो आप बच्चों में डाल पाओगे, अगर आप वो नहीं हो तो बोलिए मत। जी क्योंकि जी आप करते कुछ और हो, बोलते कुछ और बच्चों को वैसे बोलते हो कर देखो, तो वो तो नहीं होगा ना। जी जी तो ये चीजें मतलब हैट्स ऑफ टू यू फॉर स्पीकिंग थैंक माय माइंड। आपने थैंक बिल्कुल यू मैम। बहुत सारी जैसे बातें कह दी जो मुझे बहुत टाइम से कहनी थी और मैं कह नहीं पा रही थी। तो थैंक यू शायद मैम। भगवान ने वो आवाज बना के भेजा है मेरी, कि शायद जो भी ये सुने, ये सेशन सुने, उनको एक तरह से अवेकनिंग हो कि दिस इज एक्चुअली व्हाट इज नीडेड इन द करंट एनईपी 20 एंड द एजुकेशन सिस्टम। जी एनईपी यही कहता है जो आपने बताई है, एनईपी होलिस्टिक डेवलपमेंट यही कहता है कि ये जो चीजें नाजिया मैम ने बताई है, इसी को इनकॉर्पोरेट कीजिए एकेडमिक्स में। जी आप भले केमिस्ट्री सिखाओ, लेकिन केमिस्ट्री के साथ साथ ये चीजों को भी डालिए, जी फॉर्मूलाज लाइफ के भी डालिए। कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है एकेडमिक्स के बीच में कि आप वो समझा नहीं पाते बच्चे को, और बच्चा फिर कहते हैं ना, वो क्यूरियोसिटी लेवल बच्चों की पूरी नहीं होती है। जी तो बच्चा फिर पजल रहता है कि क्या करूँ, हमारी टीचर ने ये चीजें सिखाई नहीं। जी और पेरेंट्स के पास आज टाइम नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स लाइफ को सेट करने में लगे हुए, उनके पास टाइम नहीं। तो एक आप और मैं ही होंगे जिन्होंने लाइफ को सेक्रीफाइस किया होगा थोड़ा बहुत और बच्चे पे डाला होगा। बिकॉज आज गर्व से महसूस से कह सकते हैं कि नहीं, आज हमारे बच्चे जिस पोजीशन पे है, डेफिनेटली वी ओव इट टू देम एज एन इन्वेस्टमेंट। जी वी आर गिवन देम एज एन इन्वेस्टमेंट टू द सोसाइटी कि चलो हमने सेक्रीफाइस किया, आपको हम ये दो हम दे रहे हैं हमारी तरफ से जी जी राष्ट्र निर्माण करने के लिए। जी जी जरूरी है मैम, अपने पीछे अच्छी जनरेशन छोड़ के जाना भी बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बड़ा है, क्योंकि वो ही आगे फिर लेगेसी छोड़ सकते हैं ना। अगर हम आज लेगेसी अच्छी नहीं छोड़ेंगे तो वो भी नहीं छोड़ पाएंगे। जी तो आज अगर हम उनको सिखाएंगे भ्रष्टाचार पे कैसे जाना है, वो फिर भ्रष्टाचार की तरफ जाएंगे। जी तो उनको अवेकन करना है, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अवेकन करना है। जी और वो हमें आज के एडुकेटर्स को अवेयर करना है कि दिस इज द वे। नाजिया मैम ने जैसे कहा है, वो चीजें इनकॉर्पोरेट करो अपने क्लास में। डोंट वेट कि गवर्नमेंट पॉलिसी भेजेगी या एनईपी 20 बोलेगा, आपको स्टार्ट करना है। Whether you are in a class of 40 children, whether you're handling a school of 500 children, it is up to you how are you going to implement.
यस मैम। मैं दो चाहता हूँ नाज़िम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में एक लाइफ स्किल करके वेलकम लाइफ करके सब्जेक्ट ही इंट्रोड्यूस किया है मैम, ये बहुत अच्छी बात है। और इस मंच से अगर मैं बोलूंगी कि अगर पंजाब के बच्चे सीख रहे हैं तो बाकी स्टेट के बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे, तो हर स्टेट में वेलकम लाइफ डालना चाहिए। नाज़िम मैम, ये मेरे बच्चों ने सीखा है लाइफ स्किल। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उनका फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू हो गया था जी लाइफ स्किल सिखाने। जीवन कौशल जिसको हम कहते हैं, जी तो जीवन कौशल की एक बुक बनती है, उसमें हमें बच्चों को एकेडमिक्स के अलावा ये सब्जेक्ट सिखाया जाता है कि अगर आपका आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है तो किस चीज पे झगड़ा हुआ है, आपस में वो कहते हैं ना जी कॉन्फ्लिक्ट स्किल डेवलप करें, जी। रेजोल्यूशन स्किल डेवलप तो करें। ये तो बहुत सारे स्किल्स मैम वेलनेस क्लासेस होती हैं मेरे बच्चों के स्कूल में। मैं स्कूल का नाम ले लूंगी क्योंकि स्कूल बहुत मेहनत कर रहा है। मेरे जैसी बहुत सारी माएं हैं जो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के मेरे बच्चों को पढ़ाने आ रही हैं, तो ये ग्रेटिट्यूड यहाँ पे करना चाहिए। PICT मॉडल स्कूल है जो बच्चों को सिखा रहा है ये सब चीजें, लेकिन एक लिमिट में। क्यों? क्योंकि सिलेबस का उनको भी प्रेशर है, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस का। तो अगर सिलेबस थोड़ा सा कम किया जाएगा तो इस एरिया में ज्यादा टाइम बच्चों को दिया जा सकेगा स्कूल के जरिए। और नहीं, और आपने एक और बात बहुत अच्छी कही कि आप जरूरी नहीं है कि बच्चा साइंस है तो बच्चा साइंस में ही जाए। आज मेरा बेटा साइंस का टॉपर था, जी बट मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, मेरे को आर्ट्स करना है। ऐसे प्लीज जाइए। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इतना दिमाग काम करता है, तो तुमने उसको आर्ट्स क्यों लेने दिया? तो हाँ उसका जहाँ इंटरेस्ट है वो वही जाएगा, जी और जी हमें उसको उसी लाइन पे खींचना है। अगर उसका नहीं इंटरेस्ट है तो हम हमारे सपने क्यों पूरे करें उसके लिए? जी करेक्ट करेक्ट। गार्डनर जी की थ्योरी है मैम, आप गूगल करिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। वो कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है। हमारा काम एज ए पेरेंट होता है उसको इग्नाइट करना और उस पर काम करना। हम क्या करते हैं, उसको ढूंढ ही नहीं पाते हैं, हम अपना ही कुछ उनके सर पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमें नहीं करना है ये चीज। और बात ये नहीं कि मार्क्स चाहिए, मैं नहीं कहती, क्योंकि आज हाँ इतना ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए, हाँ बट बच्चों पे प्रेशर मत डालिए कि बच्चे अपनी प्रेजेंट जिंदगी को गवाए। जी जी उसी का, हाँ, प्रेजेंट जिंदगी को गवाए नहीं, टाइम का वैल्यू करें कि टाइम इज वेरी प्रेशियस, और एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, दोनों को बैलेंस करना, वो सिखाना है जी। ऐसा तो ना थैंक हो यू कि सो मच। स्टूडेंट लाइफ के बाद उनको पूरा गुस्सा ही आ जाए कि ये स्टूडेंट लाइफ में 25 साल इन्होंने हमारा क्या कर डाला। तो ये गुस्सा भी उनको नहीं आना चाहिए, इसका भी ध्यान हमें रखना है। हम बीच बीच में उनको कंसोल करते रहते हैं, बेटा चेंज हो रहा है, होगा, हो रहा है, होगा। लेकिन आप ना इतना इस बातों पे ध्यान ना दो, आप अपने ये भी करो और अपनी जिंदगी भी जियो, बैलेंस कर लो। और नहीं, और मेरा सबसे ये कि डोंट वेट फॉर द चेंज टू हैपन, यू बिकम द चेंज। जी चेंज की वेट मत करो, आप हाँ, खुद स्टार्ट कर यू दीजिए। बिकम द चेंज व्हाट यू हाँ, वांट टू सी इन द yes, सोसाइटी। yes। जी जो जी आपको, अगर आपको घर से करना है घर से करिए, आपको देख के जी 4 फैमिलीज और करेंगे। आपको स्कूल से करना है तो स्कूल से करिए, आपको देख के 4 स्कूल और करेंगे। जी यू जी बिकम द चेंज फर्स्ट। यस यस जी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक्स अ सो लॉट मच, जी। थैंक वंडरफुल। So moving on to, I would like to invite Gaurav sir. Gaurav sir, are you there?